चेंज इन टेम्परेचर, जो हम लोगों को देखना था, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर चेंज होता है। तो आप इसको लिखेंगे मेरे साथ, सम केमिकल इक्वेशंस, सम केमिकल equations, some chemical equations are characterized by change in temperature, change in temperature। तो पता क्या है कि some chemical equations are characterized by change in temperature। कुछ रिएक्शंस होंगे स्टूडेंट, कुछ रिएक्शंस होंगे जिसमें क्या होगा, ये आपको टेम्परेचर चेंज करने को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि सम केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ये देखने को मिलता है। जैसे कि हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं, एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मैंने कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डिजल्व करते हैं, कहाँ डिजल्व करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहाँ डिजल्व करते हैं, वाटर में डिजल्व करते हैं, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आता है। मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजल्व इन वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को स्टूडेंट बोलते हैं क्विकलाइन, इसका नाम लिख लीजिए, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसी को स्टूडेंट हम बोलते हैं क्विकलाइन भी, क्विकलाइन, या हम इसको बोलते हैं लाइन, लाइन बोलते हैं। तो स्टूडेंट कैल्शियम ऑक्साइड को क्या क्या हमने बोला, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन और लाइन, तीनों इसी का नाम है। तो आपको इसको क्या करना है, पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आपके घर में क्या होता है, जब पेंट वगैरह होता होगा, पहले जो होता था चूना वगैरह, जो चूना होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसको हम लोग क्या करते थे, या जब पेंट होता था, जब पुचारा किया जाता था, तो वाटर में इसको मिक्स किया जाता था। तो जैसे ही मिक्स होता था, आप देखते होंगे कि उसमें क्या होता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता होगा, वाटर क्या होता होगा, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जब बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो उसमें आपको बोला जाता है, ये घर के बोलते होंगे कि बउआ इसमें हाथ नहीं डालना, बउआ इसमें हाथ नहीं डालना, क्यों, नहीं तो हाथ आपका जल जाएगा। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब ये रिएक्शन करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या रिलीज होता है, तो हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, तो हीट एनर्जी रिलीज होता है, यानी टेम्परेचर चेंज होता है। पहले आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, बट आफ्टर द रिएक्शंस आप इसको रिएक्शंस के बाद इसको टच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हीट हो चुका है, हीट हो गया। अब जैसे जैसे रिएक्शंस का स्लो होगा, रिएक्शंस खत्म होगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। तो आफ्टर 2 आवर्स या 3 आवर्स के बाद ये क्या हो जाता है, फिर कोल्ड हो जाता है। तो ये इसका क्या है, इक्वेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं वाटर। देखिए वाटर इतना तो आप जानते हैं ऑलरेडी, वाटर, नोट कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं चेंज इन स्टेट। हमारा लास्ट जो है ये क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन
स्टेट। अब इसमें हम देखेंगे कि कोई रिएक्शंस अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है, कोई रिएक्शंस अपने स्टेट को कैसे चेंज करता है। तो पहले मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, इसको लिख देता हूँ क्योंकि टाइम बचेगा, इस तरह से वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। आइए स्टूडेंट, इसको हम लोग देखते हैं। Some chemical reactions are characterized by change in state। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, चेंज इन स्टेट, ये हमारा लास्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसका, कैरेक्टराइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा लास्ट है। चेंज इन स्टेट ये लास्ट है। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि सम कंबशन रिएक्शंस ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब एक चीज समझिए, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सम कंबशन रिएक्शंस, कुछ कंबशन रिएक्शंस कैंडल वैक्स का इस तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो करता है बाय द चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों में क्या करता है, ये फॉर्म करता है स्टेट को। जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए, ये हमारा कैंडल वैक्स है, ये क्या है हमारा कैंडल वैक्स है, कैंडल वैक्स है। अब ये कैंडल वैक्स जो है, पहले हमने यहाँ पे देखिए, ये केमिकल चेंजेस हमने इसलिए लिखा है। जब ये जलता है तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर आपको कार्बन का ये जो होता है कार्बन शूटिंग, यानी कार्बन शूट का मतलब होता है कि जब आप उसके ऊपर हाथ रखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक धुआं हो जाएगा वो। तो उसको हम बोलते हैं कार्बन शूट। हीट एंड लाइट ये प्रोड्यूस करता है। ये क्या हो गया, तो ये चेंज हो गया, केमिकल चेंजेज हो गया। ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो केमिकल चेंजेज में कब होगा, जब ये बर्न करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे, कार्बन शूटिंग प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, तो हम इसको केमिकल चेंज में भी रखते हैं। बट इसके साथ साथ हम लोग ये जो है इसको देखा जाता है कि फिजिकल स्टेट में भी होता है। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, कोई चेंजिंग तो होता नहीं है रिएक्शंस के बाद भी। तो यहाँ कहते हैं कि कैंडल वैक्स गेट्स मेल्ट, जब वो हीट होता है तो वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद देखिए ये मेल्ट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो ये मेल्ट होकर ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो लिक्विड फॉर्म में चला गया, और फिर ये जैसे ही कूल होता है, सॉलिड वैक्स जो है ये क्या होता है, कूल जब हो जाता है, पहले तो लिक्विड है, उसके बाद क्या होता है, कुछ देर के बाद देखते होंगे कि इसके टाइम पे, दिवाली के टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट, दिवाली के टाइम पे देखा जाता है कि हर घर में क्या होता है, कैंडल जलाया जाता है। और मॉर्निंग जैसे कि आपने जला दिया, और फिर सुबह में उठते हैं देखते हैं क्या कि वहाँ पे क्या होता है, कैंडल वैक्स का कुछ पार्ट्स जो होता है वो क्या हो गया रहता है, कैंडल के फॉर्म में ही रहता है। मतलब कैंडल करने का मतलब कि ऐसे नहीं, वो लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाता है, कोल्ड हो गया रहता है, ठंडा हो गया रहता है। तो ये सॉलिड वैक्स ऑन द कूलिंग, कूलिंग के बाद ये आपको क्या मिलता है, यही मिलता है, यानी कैंडल वैक्स में मिलता है। तो फिर तो हम इसको बोलेंगे, क्योंकि जलाया उसके बाद फिर भी ये हमको कूल करने के बाद वही मिला, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये है फिजिकल चेंजेस। ये क्या है, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस कब होगा, जब ये जो है मेल्ट होने के बाद जो फिर से वो कोल्ड हो जाता है कैंडल वैक्स, फिर से वो कोल्ड होकर के कैंडल वैक्स फॉर्म कर लेता है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। बट ये केमिकल चेंज कब बोलेंगे, जब उस जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन शूटिंग और हीट एंड लाइट। तो इस केस में ये क्या हो जाता है, केमिकल चेंजेस। क्लियर हो गया होगा पॉइंट, ओके, नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, अब कहाँ पे चलते हैं, तो अब हम बढ़ते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। कहाँ पे आ रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस। हेडिंग दीजिएगा मेरे साथ, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशंस कैसे बोलते हैं, पहले हम इसको लिख दे रहे हैं जिससे कि थोड़ा टाइम कम बचेगा। केमिकल इक्वेशंस होता क्या है, सो देखिए, तो केमिकल इक्वेशंस हम बनाते कैसे हैं, उसमें किस चीज़ का रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ओनली फार्मूला एंड सिंबल्स का रिप्रेजेंट किया जाता है उसमें। तो बात है क्या, ऐसा देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ये क्या है, एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शंस में विद द हेल्प ऑफ सिंबल। इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, सिंबल्स की हेल्प से करते हैं। यहाँ देखिए, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ दिस सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का या तो हम किस में लिखेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे, या नहीं तो फार्मूला के टर्म में लिखेंगे। और इसी को हम क्या
क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। क्लियर हो? अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस ये है और ये क्या है, बी है, और ये रिएक्शंस के बाद ये क्या बनता है, सी बना। ठीक है, एक सी प्रोडक्ट बना। या दूसरा ये भी बन सकता है, जैसे कि जरूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट बने, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये एंड बी रिएक्शंस के बाद ये देता है प्रोडक्ट हमारा सी प्लस डी। क्लियर है? ये दोनों बन सकता है। जैसे कि जब दो रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सी प्रोडक्ट। एंड इसमें क्या हो रहा है कि जब दो रिएक्शन, ये जो है रिएक्टेंट ए एंड बी जब रिएक्शंस करते हैं तो ये जो है सी एंड डी का फॉर्मेशन करते हैं, सी एंड डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें अपने को क्या क्या समझना है, अब इसको देखेंगे। इसको बोलते हैं स्टूडेंट रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्लियर? अब यहां देखिए, ये एरो है, ये एरो क्या करता है, इस रिएक्शंस में जो इक्वेशंस हैं उनको क्या करता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम करता है। क्या करता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करता है। देखिए इसको क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये सेपरेट करने का काम करता है। जिससे ये मालूम चलता है कि दिस पर्सन इज रिएक्टेंट पार्ट्स एंड दिस पर्सन इज प्रोडक्ट पार्ट। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे देखिए, जब एरो हम लगाते हैं तो एक कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। वो कौन सा कंडीशन है, सो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, दूसरा हम इसको रिएक्टेंट RHS भी बोलते हैं स्टूडेंट, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या करता है स्टूडेंट, इसमें अब ये क्या करता है, सो देखिए यहाँ पे ये जो प्लस है, ये प्लस अगर 2 या मोर देन 2 रिएक्टेंट अगर कंबाइंड हो, क्या हो, कंबाइंड हो रहे हैं, तो उनको हम प्लस साइन के साथ क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। ये सबसे इसमें बेसिक चीज है। जब भी हमको कंबाइंड करना होगा रिएक्टेंट में, तो हम किसके साथ, कौन सा साइन का यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यानी प्लस साइन। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट ए बी सी है, तो हमको इसको क्या करना है, तीनों को मिक्स करना है, कंबाइंड करना है, तब लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट्स? ओके। नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इस एरो के ऊपर, इस एरो के ऊपर। एरो पे देखिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट टेल और इसको बोलते हैं हेड। टेल, हेड। ये जो हेड जो देख रहे हैं स्टूडेंट, अगर किसी भी रिएक्शंस में अगर जो हेड है, ये जो हेड है, अगर हेड का साइन जिधर होगा, यानी हेड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शंस में, तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहा है, किसको, फॉरवर्ड डायरेक्शंस को। तो जब जिस साइड में एरो लगा होगा उस साइड आपका प्रोडक्ट होगा, उस साइड में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो देखिए एरो इधर इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि जिधर एरो का साइन होगा उधर ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और ये इसको बोलते हैं हम टेल। तो टेल साइड में क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। क्लियर? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये सबसे मेन यहाँ पे बात है। अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, इस दोनों पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इस तरह कैसे कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। सो देखिए, जैसे फर्स्ट के लिए हम बात करें, इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल देखिए, कार्बन, व्हेन अ कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है? और इसके लिए देखते हैं। ठीक है? तब यहाँ पे देखिए, रिएक्टेंट भी कितना है,
टू है, और प्रोडक्ट में कितना फॉर्म हो रहा है, तो टू हो रहा है। तो अब जैसे कि हम बात करते हैं Zn प्लस H2SO4 टू फॉर्म ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे टू रिएक्टेंट्स को कौन ऐड कर रहा है, प्लस साइन के साथ। ये क्या हो रहा है, ऐसे देखिए कि जब टू रिएक्टेंट हम जब लिखेंगे तो उसके साथ हम प्लस साइन का यूज करेंगे। क्लियर। अब जब भी प्रोडक्ट हम लिखेंगे, जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो टू या मोर देन टू अगर प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो किस साइन के साथ हम लिखेंगे, तो पॉजिटिव साइन के साथ, यानी प्लस साइन के साथ हम लिखेंगे। क्लियर। तो इसके लिए जो आपका एग्जाम्पल है ये है। ठीक है, ओके। हमने ये भी बता दिया कि ये एरो जो है किसको इंडिकेट करता है, तो प्रोडक्ट को। जिस साइड में एरो लगा रहेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रोडक्ट को इंडिकेट करेगा। क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं हेड और इसको बोलते हैं टेल। नोट कर लीजिए, लिखिए, पहले हेडिंग बनिएगा रिप्रेजेंटिंग ऑफ मेरा हेडिंग बनेगा केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको दो तरह से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से तरह से देखिए, दो तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो इन टर्म्स ऑफ वर्ड, और दूसरा in terms of symbol and formula। अब इन टर्म्स ऑफ वर्ड करने का सेंस क्या है, जैसे कि एग्जांपल इसका देख लीजिए, जैसे कि व्हेन अ मैग्नीशियम combined with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। ये क्या हो गया, वर्ड, ये वर्ड में हो गया। तो हम एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टर्म आता है सिंबल्स एंड फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए, अब इसे इसी चीज को हमको लिखना होगा, किसमें लिखें, तो इसमें लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला, सब क्या है, फॉर्मूला एंड सिंबल्स। क्लियर। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारे नोट कीजिए। इसके साथ मैं ये बता दूं स्टूडेंट, और पहले भी मैंने बता दिया है क्लास स्टार्ट होने से पहले, फिर मैं बता देता हूँ कि इससे पहले स्टूडेंट्स दो टॉपिक जो आपके हैं, दो टॉपिक वाले हैं, 2 पार्ट्स आपके अपलोड हो चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, उस वीडियो को देख लीजिए, और आपको ये नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। हम आपके साथ हैं, मेरे साथ बने रहिए। टोटल जितने भी सारे चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, सारे चैप्टर्स हम फाइनल कराएंगे। ठीक है, बने रहिए, नोट कर लीजिए। तो इसको हम लिख लेते हैं, पहले एक पॉइंट लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लिखिएगा। आइए इसको हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, each element equal number of atoms, each element on both side।
बता इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशंस। दूसरा हम लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिएगा जैसे कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, इसमें क्या होंगे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स each element on both side। फर्दर unequal number of atoms each element on both sides is called unbalanced chemical equations। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स each elements on both sides, इक्वल नंबर। ये क्या है अनइक्वल नंबर। जब अनइक्वल्स होंगे तो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, और जब इक्वल नंबर होगा बोथ साइड्स तो उसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस इक्वेशंस। नोट कीजिए इसको। इसके नीचे अभी जगह है तो हम जो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स और भी लिख लेते हैं। 1 मिनट। जैसे कि इसको बैलेंस इक्वेशन लिखना हो, देखिए यहाँ पे when a zinc react with H2SO4 to form ZnSO4 plus H2। ये क्या है, देखिए इधर भी Zn सिंगल है, इधर भी Zn क्या है सिंगल है, बट इधर क्या है हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन क्या है 2 है। सल्फर कितना है 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो इसमें क्या हुआ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में एलिमेंट्स जो हैं एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये क्या है इक्वल है। क्लियर। जबकि इधर नेक्स्ट इक्वेशंस देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं H2 plus O2 to form H2, तो H2 नहीं लिखेंगे। जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनाता है वाटर फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है वाटर फॉर्म करता है। तो इस केस में आप देखिए, इस केस में क्या है हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, बट ऑक्सीजन इधर कितना है रिएक्टेंट साइड 2, बट इन प्रोडक्ट साइड 1। प्रोडक्ट साइड में 1 है तो ये क्या हो गया अनइक्वल हो गया ना। हाइड्रोजन तो सेम है बट ऑक्सीजन क्या है अनइक्वल। तो जब ये अनइक्वल होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे बैलेंस इक्वेशन। तो ये क्या है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और इसको क्या बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये क्या हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर यहाँ तक। इसके नीचे अभी थोड़ा सा एक पॉइंट और हम लोग नोट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हमने क्या बोला हम बोलते हैं स्केलेटन रिएक्शन। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन EKO 1 मिनट। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। बस हाई स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं नीड फॉर बैलेंसिंग स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अभी हमने बोला कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, स्केलेटन रिएक्शन को बैलेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए हमने बोला गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास का ना तो ये क्षय होता है और नहीं क्रिएट होता है। द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट।
अब पता है क्या है कि स्टूडेंट जो भी एलिमेंट का मास रिएक्टेंट में जितना होगा उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं स्केलेटन रिएक्शंस के बाद अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट कि कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस में होता है क्या है कि स्टूडेंट जब हम रिएक्शंस लिखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कहाँ पे डायटोमिक के फॉर्म में एटम्स को लिखना होता है और कहाँ पे सिंगल एटम्स के फॉर्म में लिखना होता है, यानी मोनो एटॉमिक के फॉर्म में लिखना होता है। तो इस चीज़ को मैं बता दें कि जो भी गैसेस हैं स्टूडेंट, जब भी गैसेस की बात है जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ये जितने भी सारे हमने बोले एलिमेंट्स बोले, ये सब डाई एटॉमिक के फॉर्म में ये एग्जिस्ट होते हैं। बाकी जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब सिंगल फॉर्म में यानी मोनो एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आइए नोट करके मैं इस चीज़ को लिखा दे रहा हूँ। तो नोट करके हम लोग लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा, मेरे साथ लिख के चलिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये, नोट करके हमने लिखा दिया कि इन केमिकल रिएक्शंस some molecules exist as a diatomic molecules like O2, H2, N2, Cl2, F2, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, Br2 एंड I2, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट ये ऑलवेज ये एग्जिस्ट करेंगे डाई एटॉमिक फॉर्म में, यानी इसी फॉर्म में O2, H2, N2 के फॉर्म में। क्लियर? नोट कीजिए। अब ये स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं न्यू टॉपिक को, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। कहता क्या है, समझ देखिए, कहता है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इक्वल ऑन, बैलेंसिंग का मतलब कि दोनों साइड हमारा एक आइटम्स क्या हो, इक्वल हो। अगर जो भी हमारे पास एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड में उतना ही एटम्स कहाँ होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में। क्लियर? उसके बाद अब कहता है कि नेक्स्ट, कहता है कि द इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। देखिए स्टूडेंट, जो भी हम सिंपल जो इक्वेशंस करते हैं, जो भी इक्वेशंस हम बनाएंगे उसमें क्या होगा कि हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। किस मेथड का यूज करते हैं? तो हीट एंड ट्रायल मेथड। बट ये सिंपल इक्वेशन के लिए है, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ऐसा कोई ए रूल है क्या सर? बिल्कुल नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड भी लगाएं। और भी सारे रूल्स होते हैं, हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे 11th-12th में जब आएंगे तो आपको और भी सारे रूल्स बताएंगे। तो पहले तो आप हीट एंड ट्रायल मेथड, क्योंकि इसमें सिंपल इक्वेशन नहीं होता तो ये हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड पे बन जाता है, तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं। इसका कोई ये नहीं है कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ही सर बनता है क्या, नो, इसका कोई डेफिनेट रीजन नहीं है। ठीक है कि सर इस ऐसा क्यों, सिंपल आपको लगा देना है, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना है, बन जाएगा, बस ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए, हम बैलेंस करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, when what H2 hydrogen react with water to form H2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें पहले तो ये देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस है। बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अनबैलेंस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? स्केलेटन रिएक्शन। अभी जो है ये अनबैलेंस्ड है, अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है। बट हम जब इसको इक्वेशन को क्या करेंगे, अभी और किस फॉर्म में है, स्केलेटन के फॉर्म में, के लिए स्केलेटन फॉर्म में। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले तो जैसे है वैसे आप लिख लीजिए, H2 प्लस O2 फॉर्म H2। क्लियर? अब यहाँ देखिए, आपको क्या देखनी है, एलिमेंट देखनी है, बोथ साइड्स इक्वल है या नहीं है। तब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इक्वल है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है
1 है। तो हम क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके हम इस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, 2 बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे, 2 हो जाए ये भी। आइए स्टेप सेकेंड में देखते हैं। स्टेप 2, H2 प्लस O2। तो हम इसमें क्या करेंगे, H2 हमने लिख के, अब 2 ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, आपको हमेशा 2 पहले मल्टीप्लाई करना है। कहाँ करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना हो गया हाइड्रोजन 4, और ये कितना है 2। चलिए इसको इस तरह से दिखा देता हूँ। ये हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 एटम्स, ये भी कितना है 2 एटम्स। तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 1 एटम्स। ये एटम्स हमने लिख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, बट ऑक्सीजन इधर क्या है 1 है, तो अनबैलेंस था। अब यहाँ देखिए स्टेप सेकेंड में हाइड्रोजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, बट इधर देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन कितना हो गया 2। फिर ये क्या है, अनइक्वल है अभी भी। तो अभी भी हम फिर क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि इधर कितना हो गया हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन का 2 बैलेंस है, तो क्या इधर हाइड्रोजन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा। आइए स्टेप थर्ड में देखते हैं। स्टेप थर्ड, H2 प्लस O2, H2O 2 पहले से था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हाइड्रोजन कितना है 4 है, 4 आइटम्स है, तो हम भी क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये हमने क्या किया पहले से, तो इसको हम 2 ही रेड से लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, और 2 से इधर मल्टीप्लाई किया। अब इधर कितना हो गया, ये देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 × 2 4 एटम्स, ऑक्सीजन कितना है 2 एटम्स, और इधर हाइड्रोजन कितना है 4 एटम्स, और ऑक्सीजन देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन 4 और फिर इसी 2 में इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 एटम्स, तो ये 2 हो गया। अब बोथ साइड्स क्या हो गए, एटम्स इक्वल हो गए, ईच एटम्स आर इक्वल्स इन बोथ साइड्स इन a chemical equations। देखिए then your equations is balanced, ये क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन या बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन नोट कर लीजिए। कहीं स्टूडेंट आपको कहीं ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको नोट करते जाइए, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए, हम आपके साथ हैं, बोल रहे हैं ना कि ये एक ही पॉइंट आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है, अगर कहीं पे भी कोई पार्ट आपका या कहीं पॉइंट आपका फंसता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि सर इसको समझा दीजिए एक बार। जिस पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे आप बोल दीजिए कि सर इस पॉइंट को आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए नोट कर लिए।